मैच में वो लोग टॉप में थे, पर बाकी सभी सिंगल मैचेस में उन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल की थी। इंटरनेट पर होने वाला ये कंपटीशन भी एक ग्रुप मैच ही है, पर रमोना ये बात अच्छे से जानती थी कि सेंट थॉमस किसी भी कीमत में बेलगांव मिलिट्री एकेडमी में नहीं हारेगा। ऐसे में सेंट थॉमस जैसी एकेडमी को इग्नोर करके बेलगांव मिलिट्री एकेडमी जाना रमोना को कहीं से भी समझ में नहीं आ रहा था। इनफैक्ट एक पल के लिए तो रमोना को ये भी डाउट हुआ कि कहीं शिखर मिलिट्री एकेडमीज के नामों में कंफ्यूज तो नहीं हो गया है। हो सकता है कि शिखर को उसे सेंट थॉमस भेजना हो और वो उसे बेलगांव मिलिट्री एकेडमी भेज रहा हो। हालांकि रमोना ने कई बार शिखर गुलाटी को इस बारे में कई हिंट दिए कि शायद शिखर को रियलाइज़ हो जाए कि वो गलत कर रहा है और फिर वो उसे बेलगांव मिलिट्री एकेडमी ना भेजे, पर ऐसा लग रहा था जैसे कि शिखर गुलाटी को रमोना की बात सुनाई ही नहीं दे रही थी और रमोना के न चाहते हुए भी उसने उसे एकेडमी ही भेजा। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वैसे गेम तो सेम ही है ना, और भले ही शिखर ने मुझे यहाँ बेलगांव मिलिट्री एकेडमी को कवर करने के लिए भेजा है, पर मैं तो हमेशा ही सेंट थॉमस पर फोकस कर सकती हूँ। हाँ, मैं यही करूँगी, बिल्कुल। बेलगांव मिलिट्री एकेडमी में रहकर मैं सेंट थॉमस को कवर करूँगी। वैसे भी जो एकेडमी पिछले साल टॉप 16 में भी ना आई हो, उसके साथ मैं क्यों अपना टाइम और करियर बर्बाद करूँ। होना तो उस एकेडमी का इस साल भी कुछ नहीं है, इससे तो अच्छा होगा कि मैं सेंट थॉमस पर ही फोकस करूँ। रमोना की सोच से साफ पता चल रहा था कि उसे बेलगांव मिलिट्री एकेडमी में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी और इसीलिए उसने सेंट थॉमस पर फोकस करने का डिसाइड कर लिया था। रमोना के हिसाब से बेलगांव मिलिट्री एकेडमी पहले से ही ब्लैक एंड वाइट बॉक्सिंग में कोई बहुत स्ट्रांग नहीं है और इस साल तो उस एकेडमी के बहुत से मेन प्लेयर्स भी ग्रेजुएट होकर चले गए हैं। तो ऐसे में अगर इस एकेडमी में कोई अच्छा प्लेयर बचा है तो वो है सिर्फ और सिर्फ आदित्य मल्होत्रा। सिर्फ वही एक ऐसा प्लेयर है जिसके पास कुछ स्किल्स हैं, बाकी तो सब सेंट थॉमस के प्लेयर्स के आगे बेकार ही हैं। पर स्किल्स और स्ट्रेंथ होने के बावजूद भी आदित्य मल्होत्रा सिर्फ सिंगल मैचेस में टॉप 10 पर आता है। इस तरह के ग्रुप मैच में उसका पार्टिसिपेशन टीम में थोड़ी मजबूती तो ला सकता है, पर टीम को मैच भी जिता दे ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आफ्टर ऑल एक अकेला प्लेयर पूरी टीम का भार थोड़ा ना उठा सकता है। उसी तरह से एक अकेले आदित्य मल्होत्रा की मौजूदगी इस गेम का रिजल्ट नहीं बदल सकती। अपनी थिंकिंग में रमोना एक तरह से सही है। वाकई में टीम में आदित्य की मौजूदगी इस बात की गारंटी नहीं दे सकती थी कि बेलगांव मिलिट्री एकेडमी इस बार सेंट थॉमस से ये कॉन्टेस्ट जीत ही जाएगी। पर रमोना एक बात नहीं जानती थी कि टीम में अकेला आदित्य ही ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास स्ट्रेंथ और स्किल्स हैं। कोई और भी है जिसके पास शायद आदित्य से ज़्यादा काबिलियत है और जिसकी टीम होने से न सिर्फ बेलगांव मिलिट्री एकेडमी की ये टीम मजबूत हुई है बल्कि उसके जीतने के चांसेस भी बढ़ गए। वो इंसान जो अकेला ही 100 पर भारी पड़ सकता है और जिसे शिखर गुलाटी ने रमोना के लिए सरप्राइज बताया था, वो है द वन एंड ओनली वीर रहेजा। भले ही रमोना शेट्टी इस समय नाखुश और डिसअपॉइंटेड थी, पर फिर उसे अपनी जॉब तो करनी थी और इसलिए न चाहते हुए भी रमोना कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले प्लेयर्स का एडवांस में इंटरव्यू और इंट्रोडक्शन लेने अपना प्रेस का आईडी कार्ड दिखाकर रमोना कैंपस के अंदर घुस जाती है और बेलगांव मिलिट्री एकेडमी के भीतर से कैंपस हो जाती है। बेलगांव मिलिट्री एकेडमी किसी शहर की ही तरह और ऐसा कैंपस के अंदर आकर चारों तरफ फैले कि वहाँ ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट या तो ग्रुप में या फिर पेयर्स में शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो अकेला हो। ऐसे में रमोना को समझ में नहीं आ रहा था कि वो किससे जाकर ब्लैक एंड वाइट बॉक्सिंग के प्लेयर्स के बारे में पूछे। अभी रमोना इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसकी नज़र एक स्टूडेंट पर पड़ जाती है जो उससे बस कुछ ही दूरी पर अकेला बेंच पर बैठा कोई बुक पढ़ रहा था। यंग होना कितना अच्छा होता है,
एक लड़के तक की स्किन यंग एज में कितनी अच्छी होती है। आई विश इंसान हमेशा ही यंग बना रहता। उस स्टूडेंट के पास जाकर उसे ध्यान से देखते हुए रमूना मन ही मन सोचती, एक्सक्यूज मी, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, पर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये मार्शल आर्ट सोसाइटी किधर पड़ेगी? रमूना अपने बालों को हल्का सा पीछे की तरफ झटकते हुए उस स्टूडेंट से पूछती। उसे विश्वास था कि भले ही इस समय उसकी उम्र इस यंग लड़के से बहुत ज़्यादा है, पर फिर भी उसमें खूबसूरत लड़की का वो चार्म है जिसकी वजह से ये लड़का उसे सिर्फ मार्शल आर्ट्स अकेडमी का रास्ता ही नहीं बताएगा, बल्कि खुद रमूना को वहाँ तक लेकर भी जाएगा। पर फिर मार्शल आर्ट सोसाइटी जाने के लिए इसी रोड पर सीधा चलते जाइए और तीसरे चौराहे से लेफ्ट टर्न लेके फिर 2 बिल्डिंग तक सीधा चलते रहिएगा और उसके बाद राइट टर्न लेके मेरा मतलब है कि आपकी मार्शल आर्ट सोसाइटी। रमूना की आवाज़ सुनकर वो लड़का उसकी तरफ देखता और मुस्कुराते हुए उसे मार्शल आर्ट्स अकेडमी का रास्ता सिखाता। हालांकि ये बात और थी कि रमूना को अभी भी ठीक से रास्ता समझ में नहीं आया और वो अभी भी कंफ्यूज थी। क्या मेरे पास थोड़ा टाइम होगा? एक्चुअली मैं इस जगह पर नई हूँ और इस जगह के बारे में ज़्यादा जानती नहीं हूँ। मैं सोच रही थी कि अगर तुम मुझे रास्ता दिखा देते, आई मीन मुझे वहाँ ले चलते, तो क्या तुम ऐसा कर सकते हो? रमूना तुरंत ही अपने चेहरे पर चार्मिंग स्माइल लाते हुए उस स्टूडेंट से कहता है, मेरे पास इस समय कई और दूसरे काम हैं और इसीलिए मैं आपके साथ नहीं चल सकता। आप किसी और को क्यों नहीं पूछते? आई एम श्योर कोई ना कोई तो आपको मार्शल आर्ट सोसाइटी तक ले ही जाएगा। वो लड़का मुस्कुराते हुए रमूना से कहता है। उस लड़के की बात सुनकर अचानक से ही रमूना को बहुत ही इंसल्ट फील होता है। अपने ज़माने में वो अपने कॉलेज की थी और अभी भी चाहे वो कहीं भी चली जाए, उसकी गिनती सबसे खूबसूरत लड़कियों में ही होती है। भले इस समय वो एज में यहाँ मौजूद स्टूडेंट से कुछ साल बड़ी है, पर फिर भी अभी भी उसका ग्लैमर वैसा का वैसा ही है। पर यहाँ तो ये लड़का उसकी खूबसूरती से इम्प्रेस होना तो दूर, उसकी तरफ ठीक से देख भी नहीं रहा। और ये रमूना के लिए काफ़ी इंसल्टिंग है, जो उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। पर इसके बावजूद रमूना इतनी आसानी से गिव अप करने वाली है। अब चाहे कि उसका ईगो कह लो या फिर उसकी जिद, पर उसने भी ठान लिया था कि मार्शल आर्ट सोसाइटी तक तो यही लड़का उसको लेकर जाए। और इससे पहले कि रमूना उस लड़के से कुछ और कहती या पूछ पाती, उसे बेंच की तरफ एक लड़की आते हुए दिखाई जो उस स्टूडेंट के ठीक बगल में आकर बैठ गई। ये कौन है? रमूना को वहाँ देखकर वो लड़की उस लड़के से पूछती है। उधर इस लड़की के लुक्स को देखकर रमूना थोड़ा अचंभे में आ जाती है। एक लड़की होने के बावजूद रमूना इस बात से अग्री कर रही थी कि उसके सामने बैठी ये लड़की बड़ा ही खूबसूरत थी। शायद इतनी ज़्यादा खूबसूरत तो रमूना खुद भी अपने आप को नहीं समझती। भले ही रमूना के सामने बैठी इस लड़की की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं, पर उस लड़की का यूथ और उसका एरोस्पेस दोनों ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है और इस बात से रमूना चाह कर भी इनकार नहीं कर सकती थी। अब ये उसे रास्ता पूछ रही थी। वीर मुस्कुराते हुए जवाब देता है, जी हाँ, बेंच पर बैठा वो लड़का कोई और नहीं बल्कि वीर ही था और अभी अभी उसके बगल में आकर बैठने वाली लड़की रूही थी। आप भी मिलिट्री एकेडमी की स्टूडेंट हैं, है ना? कहाँ जाना है आपको? अपनी पलकें झपकाते हुए रूही रमूना को देखते हुए उससे पूछती है। मैं न्यूज़ 24x7 की रिपोर्टर और मार्शल आर्ट्स सोसाइटी के कुछ स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। सो उसी पर्पज़ से मैं यहाँ आई हूँ, पर मुझे पता नहीं कि मैं उन्हें कहाँ ढूँढूँ। सो इसीलिए मैं इनसे मार्शल आर्ट्स सोसाइटी का रास्ता समझ रही हूँ। रमूना जल्दी से अपना प्रेस कार्ड बाहर निकाल कर वीर और रूही को दिखाते हुए कहती है और उसकी बात सुनकर रूही थोड़ा सोच में पड़ जाती है। वो वहाँ पर वो जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं ना आपको, वो सभी मार्शल आर्ट्स सोसाइटी के मेंबर्स हैं। आप उनसे जाकर पूछ लीजिए, वो आपको ज़रूर ही मार्शल आर्ट सोसाइटी तक ले जाएंगे। कुछ देर सोचने के बाद रूही अपने आसपास मौजूद कई लड़कों की तरफ इशारा करते हुए रमूना से कहती। वैसे तो रमूना की जिद थी कि वीर ही उसे मार्शल आर्ट सोसाइटी लेकर जाएगा, पर रूही के इंटरफेरेंस के बाद रमूना के पास कोई खास ऑप्शन बचा नहीं था। इसीलिए न चाहते हुए भी उसे रूही को थैंक्स बोलकर उस तरफ जाना पड़ा जिस तरफ रूही इशारा कर रही थी। फॉर्चुनेटली
इस बार चीज़ें ज़्यादा स्मूथ हुई और उन लड़कों ने फाइनली रमोना की ब्यूटी को अप्रिशिएट किया। इनफैक्ट वो लोग तो दीवाने ही हो गए थे, इतने ज़्यादा कि न सिर्फ उन लोगों ने रमोना को मार्शल आर्ट सोसाइटी का रास्ता बताया, बल्कि खुद ही उसे वहाँ तक लेकर भी गए। ठीक वैसे ही जैसे रमोना ने वीर के साथ होना एक्सपेक्ट किया था, पर अफसोस उस समय ऐसा कुछ हुआ था। पर फिर एक इंसान के उसकी ब्यूटी अप्रिशिएट न करने का मतलब ये थोड़े ना था कि वो खूबसूरत नहीं थी। भले ही वीर पर रमोना की खूबसूरती का चाम न चला हो, पर उन लड़कों को अपने पर लट्टू होता हुआ देखकर रमोना को एक बार फिर से अपनी खूबसूरती पर कॉन्फिडेंस हो आया था। बेलगांव मिलिट्री एकेडमी की मार्शल आर्ट सोसाइटी काफ़ी कुछ वैसी ही थी जैसी रमोना ने एक्सपेक्ट की थी। रमोना ने उस सोसाइटी के 3 सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स पर कोई खास ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इस कंपटीशन के लिए अभी सिर्फ पहली टीम के 5 मेंबर्स ही अनाउंस हुए थे। कहीं न कहीं रमोना ने उन 3 सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स को फॉर ग्रांटेड भी ले लिया था, क्योंकि जब उनकी पहली टीम ही इंप्रेसिव नहीं थी तो रमोना को विश्वास था कि उनके सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स तो और भी ज़्यादा बेहतर होंगे। और यही वजह थी कि रमोना ने उन तीनों प्लेयर्स में कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया। पर फिर अचानक से रमोना को उस लड़के का ख्याल आया जिससे वो अभी कुछ देर पहले एकेडमी में मिली थी, और उस लड़के का ख्याल आते ही पता नहीं क्यों रमोना को वो लड़का बहुत अचानक से लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने उस लड़के को कहीं तो देखा, पर कहाँ? रमोना को लाख कोशिशों के बाद भी याद नहीं आ रहा। खैर, इसमें कोई ज़्यादा हैरानी की बात भी नहीं थी कि रमोना को याद नहीं आ रहा था कि उसने वीर को कहाँ देखा। SKTS के उस एडवर्टीजमेंट के बाद से वीर ने कभी भी कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं किया। इसके अलावा एडवर्टीजमेंट के समय उसके चेहरे पर मेकअप भी था, जो नॉर्मली नहीं रहता है। तो ऐसे में बहुत ही नेचुरल था कि रमोना वीर को पहचान नहीं पाई। अगर पहचान लेती तो शायद 1% चांस था कि बेलगांव मिलिट्री एकेडमी और उसकी मार्शल आर्ट सोसाइटी को लेकर रमोना की थिंकिंग थोड़ी चेंज हो जाती। पर फिलहाल के लिए ऐसा कुछ नहीं। पर फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सोचना भी बेवकूफ़ी ही है, क्योंकि आज नहीं तो कल वीर की स्ट्रेंथ और स्किल्स रमोना के सामने आएगी ही, जिसके बाद उसे बेलगांव मिलिट्री एकेडमी और उसकी मार्शल आर्ट सोसाइटी पर पूरा भरोसा हो जाएगा और वो यहाँ आना रिग्रेट नहीं करेगा। कल मार्शल आर्ट सोसाइटी के प्लेयर्स का इंटरव्यू लेने के बाद रमोना को इस कंपटीशन के लिए बेलगांव मिलिट्री एकेडमी से जो थोड़ी बहुत उम्मीदें थी वो भी खत्म हो गई। उसकी एक वजह ये भी थी कि इंटरव्यू के दौरान आदित्य मल्होत्रा उसे कहीं भी नजर नहीं आया, जो काफ़ी हैरानी की बात है। अगर टीम का स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर ही अपनी टीम के साथ नहीं रहेगा या टीम के साथ हो रही एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेगा, तो जाहिर है कि लोगों के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा, ठीक वैसे ही जैसे रमोना के ऊपर पड़ा। आदित्य मल्होत्रा का इंटरव्यू के दौरान मौजूद न होना ये साफ साफ जाहिर कर रहा था कि रमोना और बाकी कई लोगों की तरह उसे भी अपनी टीम और बेलगांव मिलिट्री एकेडमी पर भरोसा नहीं था। पार्टिसिपेट भले ही आदित्य ने किसी प्रेशर में आकर कर लिया, पर इन सब एक्टिविटीज़ में शामिल होकर वो आगे चलकर अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहता था, और इसीलिए वो गायब, वरना और क्या वजह हो सकती। इस तरह से इंटरव्यू के दौरान गायब रहने की रमोना इस समय इसके अलावा और कोई लॉजिकल रीज़न नहीं नजर आ रहा आदित्य की एब्सेंस को जस्टिफाई। मैं सेंट थॉमस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाइव टेलीकास्ट के दौरान उन्हीं के बारे में ज़्यादा बात करूँगी। अगर शिखर को बुरा लगता है तो लगे, पर मैं एक दूसरे जहाज़ पर सवार होकर अपना करियर बर्बाद नहीं करूँगी। बेलगांव मिलिट्री एकेडमी को लेकर मेरी जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची हुई थी वो भी इस इंटरव्यू सेशन के बाद ख़त्म हो गई है। और रही बात शिखर गुलाटी के सरप्राइज़ की, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका वो सरप्राइज़ क्या और कैसा है, और ना ही मुझे उस सरप्राइज़ के बारे में जानने का कोई इंटरेस्ट है। मैंने डिसाइड कर लिया, इस लाइव में मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेंट थॉमस पर ही फोकस करूँगा। कैंपस में अरेंज किए जाने वाले अपने रूम में वापस लौटकर रमोना मन ही मन सोच रही है। मार्शल आर्ट सोसाइटी के प्लेयर्स के इंटरव्यू के बाद रमोना अपने गेम को लेकर और ज़्यादा क्लियर हो गई। तो उसने डिसाइड कर लिया था कि उसे कहाँ पर फोकस करना है और किसका साथ देना है। इसी सोच के साथ रमोना एक गहरी सांस लेकर कैजुअली एक न्यूज़ रिपोर्ट लिखती है और उसके बाद सेंट थॉमस की टीम्स के बारे में ऑनलाइन इंफॉर्मेशन ढूंढना शुरू कर देती है।
रमोना को हमेशा से ही ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सिंग का इंटरेस्ट था और इसलिए वो ये शो करते थे। अब अगर इंटरेस्ट था तो जाहिर है कि रमोना किसी टीम से भी फेमिलियर होगी। बस यही वजह थी कि उसे सेंट थॉमस का डेटा ढूंढने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा और अगले ही दिन उसे सेंट थॉमस की ऑनलाइन कम्युनिटी में बहुत से वीडियोस नजर आए। उन वीडियोस में साफ दिखता था कि सेंट थॉमस के फैंस ये देखकर कितना ज़्यादा खुश हैं कि सेंट थॉमस का सबसे पहला ओपोनेंट ही बेलगांव मिलिट्री अकेडमी है। रमोना और बाकी कई लोगों की तरह सेंट थॉमस के फैंस को भी लगता था कि इस कॉम्पिटिशन में सेंट थॉमस को अपनी पहली ही जीत आसानी से हासिल की। उसकी एक वजह ये भी थी कि सेंट थॉमस की टीम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सेंट थॉमस के फर्स्ट लाइनअप में 5 में से 4 मेंबर्स कंट्री में टॉप 20 में आते थे और उनका एक मेंबर शक्ति तो रैंकिंग में सेकंड पोजीशन पर था। उसके कंपैरिजन में बेलगाम मिलिट्री अकेडमी में आदित्य मल्होत्रा के अलावा एक ही ऐसा प्लेयर था जिसकी रैंकिंग टॉप 100 में थी और उसके बावजूद बेलगाम मिलिट्री अकेडमी की इस टीम को इतना स्ट्रांग नहीं माना जा सकता था कि वो सेंट थॉमस की टीम का मुकाबला करके उसे जीत सके। और शायद ये भी एक वजह थी कि आदित्य मल्होत्रा इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए इतना सजग था। और क्यों मुझे लगता था कि इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए अपना टाइम और अपनी एनर्जी वेस्ट करता तो वीर से शर्त हारने की वजह से आदित्य इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी कर रहा था वरना इस कॉन्टेस्ट में उसे ज़रा सा इंटरेस्ट नहीं था। बाकी कई लोगों की तरह रमोना भी ये बात नहीं जानती थी। वीर और आदित्य के अलावा ये बात सिर्फ मार्शल आर्ट्स सोसाइटी के मेंबर्स और प्रोफेसर के मालूम थी। रमोना इंटरनेट पर जितना ज़्यादा सेंट थॉमस के बारे में सर्च कर रही थी उतना ही ज़्यादा उसे महसूस हो रहा था कि इस कॉम्पिटिशन में सस्पेंस फैक्टर बहुत ही कम है जो एक्चुअल में ऑडियंस को अंत तक बांधे रखता है। रमोना को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर शेखर गुलाटी ने उसे ऐसा शो होस्ट करने के लिए दिया है जिस टीम के जीतने का कोई चांस ही नहीं है। उसे कवर करने के लिए शेखर गुलाटी ने उसे यहाँ बेलगाम मिलिट्री अकेडमी क्यों भेजा है? रमोना के अकॉर्डिंगली इस तरह से ज़बरदस्ती उसे बेलगाम मिलिट्री अकेडमी भेजकर शेखर गुलाटी उसके करियर को बढ़ावा नहीं दे रहा था बल्कि एक तरह से उसके करियर को डिस्ट्रॉय कर रहा था। और यही वजह थी कि रमोना ने तय कर लिया था कि वो अपना इस शो में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस सेंट थॉमस पर करेगा। आफ्टर ऑल ऐसा कॉन्टेस्ट होगा जो नजरे घोड़े पर काम लगाएगा। एकेडमी के 7th वेयर हाउस में वीर, हरमन और तुषार वॉर मशीन्स की प्रैक्टिस करते थे क्योंकि कंपटीशन का दिन बिल्कुल करीब आ गया था। इसलिए शरीर के जख्म भर जाने के बाद उसने रणवीर और प्रोफेसर सुनाई से वादा किया था कि वो सेंट थॉमस के अगेंस्ट होने वाले मैच में उनकी मदद जरूर करेगा और अपने उसी वादे को निभाने के लिए टाइटल्स में ऊपर जाने के अपने प्रोग्राम को पोस्टपोन कर दिया। ये तीनों लड़कियां दिखाई देती रही। प्रैक्टिस के दौरान तुषार वीर से पूछते हैं मुझे कैसे पता होगा कि तीनों लड़कियां कहाँ पर हैं? मैं उन लोगों का बॉडीगार्ड थोड़े हूँ। तुषार की बात का वीर बहुत ही कैजुअली जवाब देता पर एक्चुअल में सच तो ये था कि वीर जानता था कि रुचिका ऐसी नहीं है। वो जानता था कि आजकल रुचिका अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय टाइम पर बिता रही है। अपनी फैमिली के इन्फ्लुएंस की वजह से रुचिका मिलिट्री अकेडमी में अपने कोर्स यहाँ तक कि ग्रेजुएशन के बाद उसकी जॉब करना पूरा इंतजाम कर दिया गया था। तो ऐसे में रुचिका का मेन फोकस अपनी फिटनेस और ज़्यादा से ज़्यादा सुधार कर अपनी फिजिकल डेवलपमेंट को जल्द से जल्द पूरा करने पर था। और यही वजह थी कि रुचिका कैंपस में कम और टाइम पर ज़्यादा मौजूद रहती थी। पर ऑफ कोर्स वीर ये बात हरमन, तुषार या किसी और को नहीं बता सकता। आफ्टर ऑल टाइटन ग्रह पर चल रहा उनका ये मिशन बहुत सीक्रेट है और किसी को भी इसके बारे में बताया नहीं जा सकता। अब रही बात बाकी दोनों मल्लिका और सौम्या की, जब रुचिका यहाँ पर मौजूद नहीं है तो उसके दोनों दोस्त भी यहाँ वेयर हाउस में प्रैक्टिस के लिए नहीं आए क्योंकि ऑनेस्टली उन्हें वॉर मशीन्स में उतना इंटरेस्ट नहीं था। दोनों ने तो सिर्फ और सिर्फ रुचिका की वजह से ही हैवी वॉर मशीन सोसाइटी ज्वाइन कर ली थी। इसीलिए जाहिर था कि रुचिका की एब्सेंस में वो दोनों भी वहाँ पर नहीं आए। वो दो इंसान थे जो 7th वेयर हाउस में प्रैक्टिस के लिए फ्रीक्वेंटली आते रहते थे।
यहाँ तक कि वीर और उसके रूममेट्स भी कभी कभार ही यहाँ 7th वेयर हाउस आते थे। इतने दिनों में हैवी वॉर मशीन सोसाइटी में ज़्यादा कुछ नहीं बदला था। अभी भी सब वैसा का वैसा ही, जैसा कि वीर के ज्वाइन करने से पहले था। आज बहुत दिनों के बाद 7th वेयर हाउस में मोटू, पतलू, वीर, तुषार और हरमन 5 लोग मौजूद थे। अपनी प्रैक्टिस करने लिए पतलू गहरी सांस लेते हुए कहता है, तुम्हें ये सब हलवा लगता है क्या? तुम्हें क्या लगता है कि हम सब शाहरुख खान या रणबीर कपूर हैं जो वो हम लोगों को देखकर चूज कर लेगी? या तुम्हें लगता है कि उसके पास लड़कों की कमी है? तान्या ओबेरॉय जैसी लड़की हमारे जैसे लड़कों को चूज करना तो दूर, हमारी तरफ देखेगी भी नहीं। पतलू की बात सुनकर मोटू जोरों से हंसता हुआ टॉन्ट मारते हुए कहता है, अनफॉर्चुनेटली वीर के पास भी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, नहीं तो शायद तान्या उसे ही अपना लवर बना लेती। देखो ना, वीर की स्किन कितनी ज़्यादा स्मूथ है, ये देखकर तो तान्या ज़रूर वीर को अपना लवर बनाएगी। हरमन मजाक में हंसता हुआ कहता है, देखो भाई, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट मुझे तो अच्छा ही लगेगा, पर आई एम नॉट श्योर कि मिस्टर वीर को भी अच्छा लगेगा या नहीं, या वो मुझे अपने लवर के तौर पर देखना चाहते हैं या नहीं। अचानक से ही उन सबको एक फीमेल आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो सब के सब चौंक जाते हैं। अपनी बातों में वो लोग इतना खो गए थे कि उनमें से किसी को ये रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि वेयर हाउस में 5 के अलावा कोई और भी मौजूद है। जैसे ही वो लोग उस आवाज़ की डायरेक्शन में देखते हैं, उन्हें खूबसूरत सी लड़की अपने चेहरे पर स्माइल के साथ वेयर हाउस के अंदर आती हुई नजर आती है। हैरानी से सभी लड़कों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि तान्या खुद इस समय उनकी आंखों के सामने खड़ी थी। I mean, अभी अभी तो वो लोग उसके बारे में बात कर रहे थे और वो इस तरह से अचानक से आ गई, जो सभी के लिए थोड़ा शॉकिंग था। ये तो वही बात हो गई कि शैतान की बात करो और शैतान हाजिर। पर यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई परी का नाम लिया और परी हाजिर। हाँ तो मिस्टर वीर, क्या कहते हैं? क्या आप मेरे लवर बनना चाहेंगे? आप जो भी कीमत कहेंगे मैं देने को तैयार हूँ, बस आप मेरे लवर बनने के लिए तैयार हो जाइए। तो बताइए, बनेंगे ना मेरे लवर? सबकी हैरान नज़रें इग्नोर करते हुए तान्या सीधा वीर के पास जाती है और अपनी पलकें इनोसेंटली झपकाते हुए बहुत ही सिडक्टिव आवाज़ में वीर से कहती है। तान्या का इतना ऑड प्रपोजल सुनकर वहाँ मौजूद सभी लड़कों का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया था। उन लोगों ने जो सिर्फ मजाक में बात कही थी कि अगर वीर की गर्लफ्रेंड न होती तो तान्या ज़रूर ही वीर को अपना लवर बना लेती, पर उन्हें कहाँ पता था कि उनकी ये बात इस तरह से सच हो जाएगी और तान्या सच में वीर को ऐसा कोई प्रपोजल दे भी देगी। ऐसा भी नहीं था कि तान्या वीर को पहले से जानती थी, या शायद ये सबको पता नहीं, पर ऑनेस्टली किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और सभी वीर को बड़े अजीब ढंग से देख रहे थे। मिस तान्या, अच्छा मजाक कर लेती हैं आप, पर मुझे इस तरह का मजाक पसंद नहीं है। वीर इधर उधर लड़कों को देखते हुए तान्या से कहता है। एक बात के लिए तो वीर श्योर था कि तान्या उसे अपना लवर तो बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहती थी, वो तो सिर्फ और सिर्फ उसे अपनी कंपनी में रखना चाहती है और जिसके लिए वो हर मुमकिन कोशिश भी कर रही है, फिर चाहे वो उसके पीछे पीछे यहाँ बेलगांव मिलिट्री एकेडमी में आना हो या फिर इस तरह से उसके दोस्तों के सामने वीर को इस तरह का ऑड प्रपोजल देना हो। मैं मजाक नहीं कर रही, मैं बहुत सीरियस हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपको हर साल 100 करोड़ देने के लिए भी तैयार हूँ। तान्या भी इतनी आसानी से गिव अप करने वालों में से नहीं थी और इसीलिए वो हल्के से मुस्कुराते हुए वीर से कहती है, हम इसके बारे में कहीं और बात करें, मतलब ये सही जगह नहीं है इन सब बातों की। वीर तुरंत ही अपनी जगह से खड़ा होता हुआ तान्या से कहता है। उसे डर था कि अगर वो यहाँ अब एक सेकंड भी रुका तो उसके ये साथी अपनी आंखों से घूर कर ही उसका मर्डर कर देंगे और ये भी हो सकता था कि बातों बातों में उन्हें टाइटन ग्रह पर चल रहे सीक्रेट मिशन के बारे में भी पता चल जाए। इसीलिए किसी भी तरह के मिस हैपनिंग होने से रोकने के लिए वीर ने वहाँ से जल्द जाना ही सही समझा। वीर तो सचमुच बहुत कमीना है। वीर और तान्या को वहाँ से साथ में जाता हुआ देखकर हरमन पीछे से चिल्लाता है और उसकी बात सुनकर सभी हंसने लग जाते हैं। तान्या, तुम यहाँ वेयर हाउस में क्या कर रही हो? वीर तान्या को वेयर हाउस के बाहर बने लॉन एरिया को इस बात का भी ध्यान रखना था कि वो तान्या से ज़्यादा दूरी बना कर रखे।
ताकि वो प्राइवेट रूम वाला इंसिडेंट दोबारा रिपीट न हो जाए। हाँ ऑफ कोर्स बिल्कुल मिलने आ सकती हो, पर क्या है ना कि रात काफ़ी हो चुकी है और मैं बहुत थक गया हूँ। इसलिए अगर तुम्हें मुझसे कोई ख़ास बात नहीं करनी तो मैं अपने हॉस्टल रूम वापस जाकर रेस्ट करना चाहूँगा। डोंट माइंड, क्या हम फिर कभी बात कर सकते हैं? वीर अपने और तान्या के बीच में थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करता हुआ उसे कहता है। क्या हुआ? तुम तो ऐसे डर के मुझसे भाग रहे हो जैसे कि मैं सुनसान जगह का फ़ायदा उठाकर तुम्हें मोलेस्ट करने वाली हूँ। रिलैक्स मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। या फिर तुम्हें इस बात का डर है कि कहीं रूही को पता ना चल जाए कि तुम इतनी रात में मेरे साथ इस सुनसान जगह पर हो? सोचो, अगर उसे पता चल जाए तो वो तो तुरंत ही तुमसे ब्रेकअप कर लेगी, है ना? तानिया की आंखों की अजीब सी चमक देखकर वीर को अब थोड़ा डर लगने लगा था, और ये देखकर तो और ज़्यादा डर लगने लगा था कि इतने समय में तानिया ने वीर के बारे में बहुत कुछ जान लिया था। अभी तानिया को बिल गांव मिलिट्री एकेडमी में आए हुए बस कुछ ही दिन तो हुए हैं और उसने वीर के बारे में इतना कुछ पता लगा लिया, यहाँ तक कि उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में भी। ये सब जानकर वीर को बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। ये लड़की जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा तेज और चालाक है। इतने कम समय में इसने मेरे बारे में इतना कुछ पता कर लिया, इससे दूर रहना ही बेहतर है। तानिया को देखते हुए वीर मन ही मन सोचता है। तानिया, वो मेरा पर्सनल मैटर है, सो इफ़ यू डोंट माइंड, क्या हम बिजनेस पर फोकस करें? वीर टॉपिक बदलने की कोशिश करता हुआ तानिया से कहता है। वेल, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही, चलो फिर बिजनेस की ही बात करते हैं। पिछली बार तो हमारी बात खत्म होने से पहले ही तुम चले गए थे। तानिया मुस्कुराते हुए वीर को ऊपर से नीचे तक देखते हुए, और पता नहीं क्यों पर वीर की धड़कनें एकदम से तेज हो जाती हैं। प्लीज कंटिन्यू। खैर, तानिया की धड़कन को इग्नोर करता हुआ वीर मुस्कुराते हुए उससे कहता है, तो तुम्हें वो सीक्रेट 3 ब्लेड हार्पून चाहिए, और उसके लिए तुम्हारे पास अभी ना तो इतने पैसे हैं और ना ही तुम मेरे लिए काम करना चाहते हो। सो मैंने इस बारे में बहुत सोचा और फिर मुझे एक और रास्ता लगा, जिससे कि तुम्हें वो सीक्रेट ब्लड टेबल सोल भी मिल जाएगी और तुम्हें उसके लिए ना तो पैसे देने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही मेरे लिए काम करने की ज़रूरत रहेगी। तानिया वीर से कहती है और उसकी बात सुनकर अचानक से ही वीर को उसकी बातों में इंटरेस्ट आने लगता है। तो तुम्हें याद होगा कि मैंने तुमसे कहा था कि हम इस ऑक्शन में कैश और बार्टर सिस्टम दोनों ही तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। और जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा सेक्रेट ब्लड डेविल सोल भी है ना? अरे वही वाली जो उस दिन तुमने रुचिका को पहनाई थी उसकी प्रोटेक्शन के लिए। तो अगर तुम चाहो तो सेक्रेट ब्लड डेविल सोल आर्मर के बदले मुझसे ये सेक्रेट ब्लड 3 ब्लेड हार्पून ले सकते हो। क्या कहते हो? उसके लिए तैयार? इस बार तानिया बहुत ही सीरियसली वीर से पूछती है। हंसी मजाक फ्लर्टिंग अपनी जगह और बिजनेस अपनी जगह नहीं। और एक बार फिर तानिया के इस ऑफर को रिजेक्ट करने में वीर ने 1 सेकंड का भी समय नहीं लिया। एक सीक्रेट ब्लड आर्मर डेविल सोल बहुत ही रेयर होती है और ज़रूरत पड़ने पर वो वीर